इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2018 में डीएलएड 2017 बैच के समय पूछा गया था, उस प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि विगत 5 वर्षों में पूछे गए प्रथम सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्टेनले हॉल ने। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र से मापन किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा बुद्धि लब्धि का। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, नवीन रचना की बात हो रही है तो ये बात होती है सृजनात्मकता में। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। चौथा प्रश्न पूछा गया था, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वैयक्तिक भिन्नता। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है। तो ये बौद्धिक विकास में कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि संज्ञानात्मक क्षमता में जब कमी होगी तो बच्चे में समझ विकसित नहीं होगी, जिसकी वजह से उसका बौद्धिक विकास प्रभावित होता है। छठा प्रश्न पूछा गया था, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। सातवां प्रश्न पूछा गया था, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। परोक्ष वस्तु कहने का मतलब कि वे वस्तुएं जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, यानी कि जो वस्तुएं अमूर्त हैं, तो उनके बारे में चिंतन करना कल्पना कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। आठवां प्रश्न पूछा गया था, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तर्क। नौवां प्रश्न पूछा गया था, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संवेगात्मक विकास। इसके अलावा जो विकल्प दिए गए हैं वो सही नहीं है। आप देखेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य दिया गया है और मानसिक स्वास्थ्य दिया गया है, तो ये उत्तर तो होगा नहीं। जब ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते हैं तो उपरोक्त सभी भी उत्तर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उपरोक्त सभी तभी होता है जब तीनों ऑप्शन सही होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ही सबसे सटीक है। 10वां प्रश्न पूछा गया था, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिगम वक्र। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। 11वां प्रश्न पूछा गया था, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो ये तत्परता का नियम है, यानी कि जब बालक खुद से सीखने के लिए उत्सुक होगा, तत्पर होगा, तभी वो चीज़ों को जल्दी सीख पाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 12वां प्रश्न पूछा गया था, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अंतर्दृष्टि या फिर सूझ का सिद्धांत। 13वां प्रश्न पूछा गया था, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 अर्जित प्रेरक इसका सही उत्तर होगा। 14वां प्रश्न पूछा गया था, अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण और पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्मृति के अंतर्गत। 15वां प्रश्न पूछा गया था, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 माध्यिका। अब बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। 16वां प्रश्न पूछा गया था, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? तो शैशवावस्था की आयु होती है 0 से 6 वर्ष। 17वां प्रश्न पूछा गया था, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 संवेग पाए जाते हैं जन्म के समय। और ये संवेग कौन कौन से होते हैं? तो पहला भय, दूसरा क्रोध और तीसरा स्नेह। 18वां प्रश्न पूछा गया था, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 19वां प्रश्न पूछा गया था, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व ऐसे व्यक्तित्व को कहते हैं जो कि आत्मकेंद्रित, चिंतनशील और एकांत प्रिय होते हैं। इस व्यक्ति के लक्षण स्वभाव, आदत, अभिवृत्ति आदि बाह्य रूप से प्रकट नहीं होती है, इसलिए इसको अंतर्मुखी कहा जाता है। 20वां प्रश्न पूछा गया था, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में होती है। 21वां प्रश्न पूछा गया था, बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो TAT परीक्षण का निर्माण
हेनरी ए मुरे और क्रिस्टीना डी मॉर्गन के द्वारा किया गया था। बात करेंगे प्रश्न संख्या 22 की। बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 46 गुणसूत्र। बालक के केंद्रण में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23वां प्रश्न पूछा गया था, सीखने का स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। तो किसी सीखी हुई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को ही सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। 24वां प्रश्न पूछा गया था, बालक के कोशों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके द्वारा वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग परिपक्वता कहते हैं। ठीक है, 24वां का उत्तर हो जाएगा परिपक्वता। 25वां प्रश्न पूछा गया था, वैयक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य अंतर क्या होता है? सिर्फ आपसे मुख्य अंतर पूछा जा रहा है। तो जो वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण होता है उसमें प्रशिक्षित लोगों का परीक्षण करते हैं, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में सामान्य योग्यता वाले लोगों का बुद्धि परीक्षण किया जाता है। 26वां प्रश्न पूछा गया था, पावलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुत्ते के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था। उत्तर हो जाएगा कुत्ता। 27वां प्रश्न पूछा गया था, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है? तो इन्होंने 3 नियमों की चर्चा की है। पहला नियम इनके द्वारा तत्परता का नियम बताया गया था, दूसरा नियम अभ्यास का नियम बताया गया था और तीसरा प्रभाव का नियम बताया गया था। ये 3 मुख्य नियम बताए गए थे। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने 5 गौड़ नियम भी बताए थे, जिसमें बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, मानसिक स्थिति अथवा मनोवृत्ति का नियम, तत्वों की पूर्व समर्थता का सिद्धांत, इसके अलावा सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम दिया था। यानी कि 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम उनके द्वारा दिए गए थे। 28वां प्रश्न पूछा गया था, प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा है? अर्जित का मतलब जिसे आप प्रयास करके प्राप्त करते हैं, मतलब उस अभिप्रेरणा के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर भूख हो गया, प्यास हो गया और निद्रा हो गया। इसके लिए कोई प्रयास नहीं करने की आवश्यकता है। आपको स्वतः ही भूख लगेगा, आपको स्वतः ही निद्रा आएगी, आपको स्वतः ही प्यास लगेगी और भूख लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता। लेकिन अगर बात की जाए प्रतिष्ठा की, तो आपको समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना होगा, कुछ अच्छे कर्म करने होंगे, तभी समाज आपको प्रतिष्ठा देगा। तो यही एक अर्जित अभिप्रेरणा होती है। प्रश्न में आपसे अर्जित अभिप्रेरणा की बात की गई थी, तो उत्तर हो जाएगा प्रतिष्ठा। 29वां प्रश्न पूछा गया था, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है? तो किसी चीज़ को अगर आपने सीख लिया है लेकिन आप उसे याद नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि आप उसको भूल चुके हैं, और इसी को अधिगम के क्षेत्र में विस्मृति के नाम से जाना जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा विस्मृति। 30वां प्रश्न पूछा गया था, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? कहने का मतलब ये एक सीरीज दिया गया है जिसमें कई नंबर्स दिए गए हैं, अंक दिए गए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि वह अंक जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको क्या कहेंगे? तो उसका उत्तर होता है बहुलक। जो सबसे ज़्यादा बार किसी श्रृंखला में आता है उसे बहुलक के नाम से जानते हैं। उत्तर होगा बहुलक। दोस्तों अब बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 31वां प्रश्न पूछा गया था, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे की सामाजिक भावना का विकास किस प्रकार से होता है, समझाइए। तो जन्म के समय जब बच्चा 1 माह का होता है तो वो ध्वनियों में सिर्फ अंतर कर पाता है। इसके अलावा 2 माह के होने पर बच्चा माँ को पहचानने लगता है और माँ को देख करके मुस्कुराने लगता है। 3 माह होने पर वो धीरे धीरे हंसना और ध्वनियों की दिशा में देखना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से आप प्रत्येक महीने में लिख सकते हैं। इसके बाद से 1.5 वर्ष का जब बालक होता है तो आत्म केंद्रित व्यवहार करने लगता है, बाहों में भरना और माता पिता को अनुसरण करना, अकेले अपने खिलौने से खेलना, इस प्रकार के कुछ व्यवहार को प्रदर्शित करता है। इसके बाद से जब वो बाल्यावस्था में प्रवेश लेता है तो बाल्यावस्था में भी 2 अवस्थाएं होती हैं। पहला प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसके अंतर्गत वह लोगों को देख करके अनुकरण करने लगता है, मतलब उनकी कॉपी करने लगता है। इसके अलावा समाज में अच्छा अपने आप को दिखाने के लिए, यानी सामाजिक रूप से स्वीकृति पाने के लिए वह ऐसे कार्यों को करता है जो समाज में उसकी छवि को अच्छा बनाते हैं। इसके अलावा खेल कूद के दौरान वह अपने सहयोग की भी भावना को प्रदर्शित करता है अपने मित्रों के साथ। और इसके अलावा जब वो प्रारंभिक बाल्यावस्था से पहले यानी शैशवावस्था में था तो वो अपने माता के प्रति सिर्फ प्रेम व्यक्त करता है, लेकिन जैसे ही वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जाता है यानी 2 वर्ष से ज़्यादा होने पर जब वो बाहर निकलता है तो अब अन्य लोगों के प्रति भी उसकी आसक्ति बढ़ जाती है।
इसके अलावा अहम भाव, आक्रामकता और पूर्वाग्रह जैसी भी स्थितियां होती हैं पूर्व बाल्यावस्था में। इसके बाद अगर बात करें उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के बारे में, तो इसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और अति संवेदनशीलता आती है। इसके अलावा सामाजिक अनुमोदन, इसके अंतर्गत लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए सामाजिक रूप से मानक व्यवहार करने पर अभ्यर्थी जोर देने लगता है। इसके अलावा सामाजिक सूझ और ये सब चीज़ें उसके अंदर धीरे धीरे विकसित होने लगती हैं। अगर बात करें किशोरावस्था में सामाजिक विकास के बारे में, तो इसमें साथियों का प्रभाव लोगों पर, मतलब बच्चों पर ज़्यादा पड़ता है। मित्रों का प्रभाव, वो जैसे जैसे अपने मित्र को देखेंगे उनके साथ ही अपने घर में भी उसी प्रकार का व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा गुट में नेतृत्वकर्ता की भी भावना उनके अंदर विकसित होने लगती है और लिंग संबंधी चेतना, मतलब अपने लिंग के अनुसार वेशभूषा, हाव भाव के प्रति सतर्क रहने लगते हैं। इसके अलावा विद्रोह की भी भावना उसमें आ जाती है किशोरावस्था में, जैसे कि स्वतंत्रता का हनन होने की दिशा में विद्रोह करते हैं, माता पिता से वैचारिक मतभेद की दिशा में उदंड हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं व्यवसाय का चयन, क्योंकि किशोरावस्था में ही भविष्य की योजनाएं बनाए जाते हैं, अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार व्यवसाय चुने जाते हैं और इसके अलावा सामाजिक रुचि जैसे कुछ भाव उनके अंदर प्रदर्शित होने लगते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते थे। बात करेंगे प्रश्न संख्या 32 की, बच्चे के मानसिक विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्षिक महत्व है, समीक्षात्मक व्याख्या दीजिए। बच्चे के मानसिक विकास में जितना वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है उतना ही वातावरण भी महत्वपूर्ण है। आप इसको इस प्रकार से उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि अगर किसी किसान परिवार में कोई बालक जन्म लिया है तो उसका वंशानुक्रम, उसके अंतर्गत उसको भी किसानी करनी चाहिए, लेकिन मानसिक विकास जब वो वातावरण के संपर्क में आता है तो वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है। कहने का मतलब कि उसके अंदर वंशानुक्रम के अंतर्गत वो किसानी ही उसको करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि वातावरण के संपर्क में आकर के वह अपने मानसिक विकास को तीव्र किया और एक तरीके से अपने आप को डॉक्टर या फिर इंजीनियर के रूप में साबित कर सकता है। तो कहने का मतलब कि वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्षिक प्रभाव की वजह से ही पूरी तरीके से उसका मानसिक विकास होता है। इस प्रकार से आप उत्तर दे सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसको इस प्रकार से भी समझा सकते हैं कि देखिए, किसी के भी विकास पर वंशानुक्रम का जितना प्रभाव पड़ता है उतना ही वातावरण का भी पड़ता है। जैसे कि एक उदाहरण आप बीज से लीजिए। मान लीजिए कोई उच्च क्वालिटी का बीज है, लेकिन बीज का मतलब क्या हुआ कि उसमें वंशानुक्रम है, जो पहले के पौधे थे उसके गुण उस बीज में आ चुके हैं, ये वंशानुक्रम हो गया। लेकिन मान लीजिए अगर वो उत्तम किस्म का बीज है लेकिन उस वर्ष मानसून अच्छी नहीं रही और बरसात नहीं हुआ, अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिली। अब ये बरसात क्या है, ये वातावरण के अंतर्गत आएगा। तो भले ही वंशानुक्रम यानी बीज कितने भी उच्च क्वालिटी का था, जब तक वातावरण का अनुकूलन नहीं हुआ यानी बारिश नहीं हुई, तब तक उच्च कोटि का पौधा जन्म नहीं लेगा। यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि वंशानुक्रम और वातावरण सापेक्षिक महत्व रखते हैं, यानी एक दूसरे के अंतःक्रिया से ही बच्चे का विकास सुनिश्चित होता है। ये आपको इस प्रकार से उत्तर लिख सकते थे। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, सीखने के पठार के कारण एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो पठार सबसे पहले समझ लीजिए कि जब बहुत प्रयास करने के बावजूद भी अधिगम में कोई वृद्धि नहीं होती है, मतलब एक ठहराव आ जाता है, तो इसे ही अधिगम का पठार कहते हैं। और इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि कार्यों की जटिलता। अगर कार्य बहुत ज़्यादा कठिन है तो भी अधिगम रुक जाता है, एक तरीके से ठहराव आ जाता है। दूसरा, सीखने की अनुचित विधि, मतलब कि जिस विधि से बालक को सिखाया जा रहा है हो सकता है वो गलत विधि है। अब मान लीजिए प्राथमिक विद्यालय का कोई छात्र है, उसको आप व्याख्या विधि से समझाने की कोशिश करेंगे तो क्या वो समझ पाएगा? इसी प्रकार से जैसे उच्च शिक्षा में जैसे व्याख्यान दिए जाते हैं तो क्या वो उसको समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। वो खेल विधि के माध्यम से ही सीख पाएगा। तो जब तक उचित विधि नहीं होगी तो भी अधिगम में पठार आता है। तो दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा, शारीरिक सीमा। कहने का मतलब कि अगर कोई आँख से देख नहीं सकता है और बिना ब्रेल लिपि के वो क्या पढ़ पाएगा देख करके? तो ये एक शारीरिक सीमा हो गई, मतलब कि वो देख ही नहीं सकता है तो वो पढ़ेगा कैसे? तो शारीरिक सीमा भी अधिगम का पठार बनाने में अहम रोल अदा करती है। इसके अलावा प्रेरणा की सीमा, मतलब कि कोई अंदर से मोटिवेटेड ही नहीं है या फिर बाहर से उसको प्रेरणा नहीं दी जा रही है, अभी प्रेरित नहीं किया जा रहा है, तो भी वह उतना तत्परता नहीं दिखाएगा सीखने में और इस वजह से अधिगम का पठार आएगा। इसके अलावा पुरानी आदतों का नवीन आदतों से संघर्ष। कहने का मतलब
जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा 7-8 साल तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया, यानी उसमें आदत आ चुकी है कि वो अधिगम करना ही नहीं चाह रहा, मतलब पढ़ाई के प्रति उसकी लगाव नहीं है। अब अचानक से अगर आप उसको स्कूल भेजेंगे तो उसकी जो पुरानी आदतें हैं वो उस पर हावी रहेंगी, वो पढ़ने से वो कतराएगा और जो पुरानी चीज़ें वो कर रहा था वो एक तरीके से उसके अधिगम में बाधा बनेंगी। तो ये भी प्रमुख कारण होता है। अब आपसे ये भी पूछा गया था कि अधिगम के पठार को दूर करने के क्या उपाय होने चाहिए। तो इसको दूर करने के आप उपाय लिख सकते हैं। किसी कार्य को कुछ समय तक सीखने के बाद आराम दिया जाना चाहिए, ठीक है। और अधिगम को रोचक और सर्वोत्तम विधि से कराना चाहिए, तभी बालक अच्छी तरीके से अधिगम कर सकता है। इसके अलावा अधिगम करने वाले को प्रेरणा और प्रोत्साहित देते रहना चाहिए। इसके अलावा अधिगम हेतु उपयुक्त वातावरण की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, अधिगम करने वाले की शारीरिक क्षमता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। तो ये सभी पॉइंट आप लिख सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 34 की, पावलोव के संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत का चित्र भी बनाइए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पावलोव ने अधिगम का एक सिद्धांत दिया जिसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, और उन्होंने कुत्ते पर यह प्रयोग किया था। इसके अंतर्गत एक पिंजड़े में कुत्ते को बंद कर दिया जो कि भूखा था। उसके बाद से कुत्ते को कुछ समय बाद भोजन दिया गया। जैसे ही वो भोजन देखता है उसके मुख से लार टपकने लगती है। उसके बाद से कई बार ये प्रक्रिया दोहराई गई और उसके बाद से उन्होंने एक इसके साथ चीज़ जोड़ने की कोशिश की कि अगली बार जब खाना दिया जाने लगा तो उससे पहले एक घंटी बजाई जाने लगी। घंटी बजा करके फिर खाना दिया जाने लगा। तो पहले जो कुत्ता भोजन को देख करके लार टपका रहा था, अब वो समझ गया था कि घंटी बजाने के बाद तुरंत मुझे भोजन मिलेगा, तो वो घंटी बजाने पर ही लार टपकाने लगा। तो इसी सिद्धांत को पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा था। प्रश्न में आपसे चित्र बनाने के लिए भी बोला गया है। तो पावलोव ने जो प्रयोग किया था कुत्ते पर, उसका चित्र आप देख पा रहे होंगे। एक पिंजड़े में कुत्ते को बंद किया गया है और बाहर से घंटी बजाई जा रही थी, उसके बाद भोजन दिया जा रहा था। आप मोटा मोटी, आपको एकदम एग्जैक्ट इस प्रकार से नहीं बनाना है, मोटा मोटी आप बस प्रदर्शित कर सकते हैं कि किस प्रकार का ये प्रयोग किया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 35वां प्रश्न पूछा गया था, अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, अभिप्रेरणा के प्रकार बताइए। तो अभिप्रेरणा वह शक्ति होती है जो व्यक्ति को किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा के प्रकार पूछे गए थे, तो अभिप्रेरणा मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक अभिप्रेरणा और दूसरा कृत्रिम अभिप्रेरणा। अब प्राकृतिक अभिप्रेरणा में भी इसको कई भागों में बांटा गया। जैसे कि पहला होता है मनोदैहिक प्रेरणाएं। तो यह वे प्रेरणाएं होती हैं जो कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। जैसे कि खाना हो गया, पीना हो गया, ठीक है। तो ये खाना पीना, ये सभी प्रेरणाएं क्या हैं, जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। इस वजह से इसे मनोदैहिक प्रेरणाएं बोलते हैं। दूसरा सामाजिक प्रेरणा। देखिए, समाज में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन वह अपने हिसाब से कार्य नहीं कर सकता। आप समाज में जो सामाजिक नियम बनाए गए हैं उसी के अनुरूप आपको चलना होगा, तभी समाज आपको मान्यता देगा, आपको समाज में रहने के प्रति सही ठहराएगा। तो इसके लिए प्रतिष्ठा, इसके अलावा नेतृत्व, सम्मान, पद, स्नेह, प्रेम और ये सभी चीज़ें पाने के लिए मनुष्य जो प्रेरित होता है, क्योंकि उसे समाज में रहकर के प्रतिष्ठा भी पानी है, तो इसको पाने के लिए जो मनुष्य प्रेरणाएं प्राप्त करता है उसे सामाजिक प्रेरणा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसी में तीसरा प्रकार होता है व्यक्तिगत प्रेरणा। अब प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग प्रेरणाएं हो सकती हैं, जिसे व्यक्तिगत प्रेरणा के नाम से जानते हैं। इसके बाद से जो दूसरा था कृत्रिम प्रेरणा, इसमें भी कई प्रकार से हो सकती हैं, जैसे कि दंड एवं पुरस्कार, फिर सहयोग, लक्ष्य एवं आदर्श, अभिप्रेरणा में परिपक्वता, ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो कृत्रिम प्रेरणा के अंतर्गत आती हैं। 36वां प्रश्न पूछा गया था, ध्यान एवं रुचि में क्या संबंध है। एक ऐसी सूची बनाएं जिससे आप कक्षा में बच्चों में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। ध्यान और रुचि एक सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। कहने का मतलब, आपका ध्यान जिस तरफ आकर्षित होगा आप उसी तरफ रुचि लेंगे, या फिर इसी का उल्टा भी कहा जा सकता है, आप जिस फील्ड में रुचि लेते हैं आपका ध्यान भी उसी तरफ आकर्षित होता है। तो ध्यान और रुचि एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। दूसरा इसी में पूछा गया था, एक ऐसी सूची बनाएं जिससे आप अपनी कक्षा में बच्चों में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस सूची के अंतर्गत आप खेलना और ये सभी चीज़ें लिख सकते हैं जिसके अंतर्गत आप बच्चों में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई भी क्रियाकलाप आप सूची बना करके 3-4 क्रियाकलाप लिख सकते हैं। 37वां प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रभाव की विवेचना कीजिए। अब ये वैयक्तिक विभिन्नता इतना ब्रॉड टॉपिक है। वैयक्तिक विभिन्नता सांस्कृतिक तौर पर भी हो सकती है, आर्थिक तौर पर भी हो सकती है, भाषाई तौर पर भी हो सकती है, और इसके अलावा शारीरिक तौर पर भी हो सकती है। अब ये कैसे, इसको समझिए। सांस्कृतिक तौर पर इस प्रकार से कि मान लीजिए
आप किसी दूसरी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आ रहे हैं और दूसरा कोई दूसरी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आ रहा है। कहने का मतलब कि उसके यहाँ जो मान्यताएं हैं वो अलग हैं और आपके यहाँ आम मान्यताएं अलग हैं। तो इस प्रकार से बच्चे एक ही कक्षा में विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों से परिचित हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, भाषाई अगर विभिन्नता है, मान लीजिए कोई बालक हिंदी में बोल रहा है, कोई बालक थोड़ा हिंदी में ही अवधी भाषा में बोल रहा है, कोई अगर गांव से है तो भोजपुरी भाषा में बोल रहा है, तो एक तरीके से वहाँ पर ये भी किया जा सकता है कि बच्चों में सभी भाषाओं का एक तरीके से उनको परिचित कराया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों को इस बात के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है कि आप जिस क्षेत्र से आ रहे हैं वहाँ के प्रमुख पुरुषों के बारे में सूची बना करके लाइए। तो ये कक्षा में जब बच्चे डिस्कस करेंगे तो उनमें सभी संस्कृतियों के प्रति एक प्रेम और भावना उत्पन्न किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कुछ विवेचना आप कर सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 38 की, स्मृति को परिभाषित कीजिए। स्मृति के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण देकर के समझाइए। स्मृति की परिभाषा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मनुष्य जो कुछ भी अनुभव करता है वो मनुष्य के मस्तिष्क में एक तरीके से स्टोर होता जाता है, और जो अनुभव मन के अचेतन स्तर पर होते हैं उसे संचय करते जाते हैं, यानी कि उसे स्टोर करता जाता है, और जो चेतन स्तर पर आ जाते हैं उसे स्मृति कहते हैं। कहने का मतलब कि आज आपने कुछ सीखा, ठीक है, तो आपने सीख लिया, वो आपका अनुभव हो गया, उसके बाद से वो आपके अचेतन मन में चला गया, इनकॉन्शियस हो गया, और उसके बाद से जब भी आप कभी उसको ध्यान करेंगे और आप उसको याद कर पा रहे हैं, यानी कि अचेतन मन से वो चेतन मन में आ गया, तो यही चीज़ स्मृति कहलाती है। दूसरा आपसे पूछा गया था स्मृति के विभिन्न प्रकार बताइए। तो स्मृति के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि तात्कालिक स्मृति, स्थायी स्मृति, व्यक्तिगत स्मृति, अव्यक्तिगत स्मृति, तार्किक स्मृति, सक्रिय स्मृति और यांत्रिक स्मृति। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं एक एक दो दो लाइन। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, आप कक्षा में बच्चों के भूलने की क्रिया को कैसे नियंत्रित करेंगे? भूलने की गति को रोकने के उपाय सुझाइए। भूलने को ही विस्मृति के नाम से जाना जाता है। प्रश्न में आपसे विस्मृति के रोकने के उपाय पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि पाठ की विषय वस्तु। पाठ की विषय वस्तु बालकों की क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए, क्योंकि जब तक बालक के क्षमता के अनुसार नहीं होगा तब तक वो बालक उसको ना तो सीख पाएगा, और जब तक सीखेगा नहीं तब तक वो उसे याद नहीं रहेगा। ठीक है। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं पाठ की पुनरावृत्ति। कहने का मतलब कि कुछ कुछ समय पर अभ्यर्थी को पाठ दोहराते रहना चाहिए, ताकि वो चीज़ स्मृति में उसके बनी रहे। भले ही अचेतन मन में जाए, लेकिन जब वो उसे अचेतन से चेतन मन में लाने की प्रयास करे तो वो उसे याद कर पाए। ठीक है। इसे स्मृति बोलते हैं, और इसी का विपरीत विस्मृति होता है। ठीक है। और अगला आप लोग लिख सकते हैं विचार साहचर्य नियमों का पालन करके। कहने का मतलब कि देखिए, जो चीज़ आप रटेंगे उतना ही आप भूलने की प्रवृत्ति आपके अंदर होगी, लेकिन अगर चीज़ों को आप समझेंगे एक दूसरे से अंतःक्रिया करके, मतलब इंटरेक्शन करके, कक्षा में ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए कि बच्चे एक दूसरे से अंतःक्रिया यानी बातचीत करके चीज़ों को सीख रहे हैं। जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे तब तक वो आपका स्थायी नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि आप चीज़ों को रट करके बहुत दिनों तक याद नहीं रख सकते हैं। तो आप ये पॉइंट लिख सकते थे कि अंतःक्रिया से भी चीज़ें काफ़ी दिनों तक याद रखी जा सकती हैं। इसके बाद से आप लोग लिख सकते हैं स्मरण के बाद विश्राम। मतलब कि आप ऐसा ना कि लगातार रटे ही जा रहे हैं कोई चीज़, कुछ चीज़ें आप स्मरण करने के बाद से कुछ विश्राम करिए, ताकि वो चीज़ें आपके माइंड में समय लेती हैं बैठने के लिए, और उसके बाद से आप उसकी लगातार पुनरावृत्ति करते रहें, और कोशिश करें कि आपका जो अधिगम हो वो अंतःक्रिया के माध्यम से ज़्यादा होनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 40 की, सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं? सांख्यिकी के प्रकार की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। सांख्यिकी की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो अनुसंधान के किसी क्षेत्र में प्रकाश डालने के लिए एकत्र किए गए संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना और निर्वचन की रीतियों का विवेचना करता है। इसके अलावा अगर आप किसी मनोवैज्ञानिक की परिभाषा जानना चाहें, जैसे कि बाउले, तो उन्होंने सांख्यिकी को गणना का विज्ञान कहा है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा इसी में प्रश्न पूछा गया था, सांख्यिकी के प्रकारों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। तो सांख्यिकी के प्रकार आप लिख सकते हैं। सांख्यिकी मुख्यतः दो प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है, पहला आंकड़ों के आधार पर और दूसरा उपयोगिता के आधार पर। पहले बात करेंगे आंकड़ों के आधार पर। ठीक है। तो इसमें पहला होता है प्राचल सांख्यिकी और दूसरा अप्राचल सांख्यिकी। बात करें अगर उपयोगिता के आधार पर, तो इसको इस प्रकार से बांटा गया है, पहला वर्णनात्मक सांख्यिकी, दूसरा आनुमानिक सांख्यिकी और तीसरा भविष्य कथनात्मक सांख्यिकी। तो इस प्रकार से सांख्यिकी का वर्गीकरण किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर
डीएलएड 2017 बैच के समय वर्ष 2018 में पूछे गए बाल विकास डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही विगत 5 वर्षों में पूछे गए प्रथम सेमेस्टर के कंप्लीट सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का सोल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।